The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have also the topic of principle of management developed by FEO. लास्ट वीडियो में भी हमने ये प्रिंसिपल्स ही पढ़े थे. इसमें से 4 प्रिंसिपल्स हमारे हुए थे स्टार्टिंग के. डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिसिप्लिन. नाउ अब हमारा कौन सा प्रिंसिपल चलेगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. 5th प्रिंसिपल हमारा चलेगा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैंने आपको थोड़ा सा पहले हिंट दे दिया था यूनिटी ऑफ कमांड के साथ ही, कि अगर हम कंपनी में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते हैं तो उससे केवल एक पर्सन सफ़र करता है, लेकिन अगर हम अपनी कंपनी में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो उससे हमारी पूरी कंपनी क्या करती है? सफ़र करती है. कंपनी के सभी पर्सन सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, जिसे अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो पूरी कंपनी सफ़र करेगी. एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले. ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स ऑल द यूनिट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑल द यूनिट्स का मीन्स लिया गया है एक्टिविटीज़ से. जितने भी अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जितने भी यूनिट्स बनाई गई हैं, छोटी छोटी यूनिट्स कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की. ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव, उन सभी यूनिट्स को मूव करना चाहिए टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, किसी एक ऑब्जेक्टिव की तरफ ही. और वो सेम ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है. कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर सभी डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स हैं अपने अपने ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? सेट करेंगे. थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स, उनके जो वो क्या करेंगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेट करेंगे, और फोकस्ड एफर्ट्स मीन्स अपने जो एफर्ट्स हैं वो फोकस करेंगे किसकी तरफ? ऑब्जेक्टिव की तरफ. दूसरी बात, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे. विदाउट कोऑर्डिनेशन वो अच्छे से कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम वन हेड एंड वन प्लान. यहाँ पर ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है. देखिए, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी मीन्स डेट हर एक्टिविटी का एक एक ग्रुप, उन सभी का हैविंग द सेम, सबका क्या होना चाहिए? वन हेड एंड वन प्लान. इट मीन्स कि एक ग्रुप में होंगे 4 या 5 लोग, 5 और 6 लोग ऐसा. और जब यहाँ पर 5 और 6 लोग हैं तो 5 माइंड भी हैं, 6 माइंड है उस पर्टिकुलर ग्रुप में. तो हमें क्या करना है? एक प्लान बनाना है. एक प्लान के लिए हमारा हेड भी क्या हो जाना चाहिए? एक ही हो जाना चाहिए. हम सबका हेड भी उस प्लान के लिए एक ही हो जाना चाहिए. ये इसमें मेन पॉइंट है. तो मीन्स जो इसका मीन्स ये है कहने का मीन कि जो सभी मैनेजर्स हैं वो अलग अलग ना होकर के अपने ऑब्जेक्टिव बनाएं, एक यूनिटी में होकर के कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को, देन एक प्लान तैयार करें, प्लान प्रिपेयर करें, जिससे कि ऐसा लगे कि ये प्लान एक ही माइंड से प्रिपेयर हुआ है, लेकिन उसमें सबके जो मत हैं वो शामिल होने चाहिए. दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन. ये प्रिंसिपल कंपनी में ये भी इंश्योरिटी देता है इस चीज़ की कि हमारा जो काम हुआ है वो यूनिटी में हुआ है या नहीं हुआ है, और हमने कोऑर्डिनेशन बना के रखा था काम करते वक्त या फिर नहीं रखा था. आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर हम अपनी कंपनी में फॉलो नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है? सबसे पहली बात तो देखिए, अगर कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है. यहाँ एक डिपार्टमेंट है, यहाँ एक डिपार्टमेंट है, और ये है डिपार्टमेंट 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है टोटल. अब 4 डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं. ये अपना अलग सेपरेट ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है, ये अपना अलग, ये अपना अलग, ये अपना अलग. और कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कोई इस पर फोकस ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उस केस में भी हमारी कंपनी जो है क्या करती है? सफ़र करती है. इन चारों को कोऑर्डिनेशन में रह करके हम अपने माइंड को एक करके देन कंपनी के लिए प्लान बनाना है और अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. राइट. अब इसमें हम एक तरीके से इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपनी ने क्या किया. हमारी जो कंपनी है वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाती है. जैसे 2 टाइप के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर क्या बन रहे हैं? हमारे यहाँ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स बन रहे हैं, और एक हमारे यहाँ पर स्टील के यूटेंसिल्स बन रहे हैं. 2 टाइप्स के, प्लास्टिक और स्टील.
दोनों के यूटेंसिल्स बन रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर हम डायरेक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो प्लास्टिक का अलग डिवीज़न हम लोग बना दें और स्टील का अलग डिवीज़न। प्लास्टिक का अलग मैनेजर होना चाहिए, स्टील वाले का डिवीज़न का अलग मैनेजर होना चाहिए। ये दोनों ब्रांच अलग होंगे, जिसका रॉ मटेरियल अलग है। जब इनका रॉ मटेरियल अलग है तो इनका मैनेजर भी अलग होना चाहिए, इनकी डिवीज़न भी अलग होनी चाहिए, और वो मैनेजर्स अलग अलग पर्सन से अलग काम कराए। अगर हम इन दोनों को एक ही जगह मिक्सअप कर देंगे तो हम अपनी कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, राइट। ये इसका मेन एग्जांपल है। और अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मेन यहाँ पर इस चीज़ से है कि हमें क्या करना है, सबऑर्डिनेशन देना है। सबऑर्डिनेशन मीन्स फोकस करना, एक तरीके से प्रायोरिटी देनी है किसको, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेसिस पर जनरल इंटरेस्ट को, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना दे करके जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। इट मीन्स कंपनी में हम कोई भी डिसीजन लें, वट एवर इज इट, कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं, वो डिसीजन किस पर बेस्ड होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। कंपनी में सबके हित में ध्यान में रखकर हमें ये डिसीजन लेना है। यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब उससे नहीं है कि जो हम बैंक में इंटरेस्ट पे करते हैं या बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर हितों से है, सबके फेवर से है किसी पर्टिकुलर पर्सन के। तो हमें जो भी डिसीजन लेना है अपनी कंपनी में, वो जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेना है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हमें वो डिसीजन नहीं लेना है। इसका एक बार मीनिंग चेक कर लेते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मीन्स हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, किसके प्लेस पर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के प्लेस पर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपकी आर.के. सिंगला की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसमें PDF नोट्स में नहीं है। आप चाहें तो उसे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल है कि हमारी कंपनी में जो एक परचेस मैनेजर है, और परचेस मैनेजर को क्या करना है, गुड्स परचेस करना है। अथॉरिटी उसके पास है गुड्स परचेज करने की मार्केट से। उसे ये राइट दिए गए हैं कि आप जो है मार्केट प्राइस पे गुड्स परचेज कर सकते हैं, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा हो। इसमें आपको क्या करना है कि 10 रुपीज़ पर यूनिट तक आप लोग जो है गुड्स परचेज कर सकते हैं। ये पावर उसे मिली हुई है परचेज मैनेजर को। तो अब ये मार्केट में जैसे गुड्स परचेज करते हैं नॉर्मली, तो ये वैसे ही गुड्स परचेज कर रहे थे। अब परचेज करते करते इसके मन में थोड़ा सा ग्रेडीपन आया। इसने क्या किया, इसका बेटा है सन, और इसके बेटे की सन की मार्केट में इसने, मतलब इसके मार्केट में जो है इसके सन की सेम रॉ मटेरियल की शॉप है। जो रॉ मटेरियल इनकी कंपनी में यूज़ होता है उस रॉ मटेरियल की शॉप है। हो सकता है इसने अपने ग्रेडीपन में उसे इस रॉ मटेरियल की शॉप का, इसे तो एक्सपीरियंस था ही, इसने अपने बेटे को वो काम करवा दिया रॉ मटेरियल का। अब इसने क्या किया, परचेस मैनेजर ने मार्केट में जो गुड्स का पर यूनिट का रेट चल रहा था, वो रेट चल रहा था 8.5 का, राइट। लेकिन इसने क्या किया, अपने सन से 9 रुपीज़ पर यूनिट में क्या ले लिया, गुड्स परचेज कर लिया। 9 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 0.5 का कंपनी को क्या है, नुकसान है, कंपनी के लिए लॉस था। ये कंपनी को लॉस बियर करना पड़ा 0.5 पर यूनिट का। अब ये सोचिए, 1 यूनिट 2 यूनिट थोड़ी ना कंपनी में परचेज करते हैं, कंपनी में तो यूनिट्स होती हैं करोड़ों में परचेज। हमने 2 करोड़ यूनिट परचेज करी हैं, हमने 5 करोड़ यूनिट परचेज किए हैं, इतने टन मान गुड्स परचेज किया है। तो 0.5 के हिसाब से इसने अपना पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा, अपने सन का देखा, और इसने कंपनी को क्या कर दिया, साइड कर दिया। अब सोचिए, अगर इस 5 करोड़ का फ़ायदा कंपनी को एक्स्ट्रा मिल जाता, ये 5 करोड़ जो इसने अपनी, इसकी जेब में गए, 2.5 करोड़ इसकी जेब में गए 0.5 के हिसाब से, सपोज कीजिए 2.5 करोड़ इसकी जेब में गए पर्सनल, इसके सन को फ़ायदा मिला या इस परचेस मैनेजर को फ़ायदा मिला, इसने अपने हित के लिए डिसीजन लिया। लेकिन एम्प्लॉयज़ के बारे में तो सोचो नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंपनी को 2.5 करोड़ का ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाता, तो दिवाली पर एम्प्लॉयज़ को बोनस ज़्यादा मिल सकता था, उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग मिल सकती थी, उन्हें अच्छे गिफ्ट मिल सकते थे। तो इसने कंपनी का बेनिफिट ना सोचकर किसका, सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट सोचा। ये इसने यहाँ पर इस प्रिंसिपल को क्या किया है, वॉयलेट किया है। वॉयलेट करना मीन्स उल्लंघन करना होता है। तो इससे हमारी कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी ऐसे। तो हमें इन्होंने क्या बोला है, इस प्रिंसिपल को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सा है, इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेम्यूनरेशन देना चाहिए।
रेमुनरेशन का यहाँ पे पॉइंट इसलिए बोला, रेमुनरेशन तो देखिए सभी कंपनी से मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो गुड रेमुनरेशन की बात की गई है, अच्छा रेमुनरेशन हमें देना है। रेमुनरेशन का मीन्स होता है सैलरी से है। जो लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय, उनकी मजदूरी आपको देनी है, राइट। द एम्प्लॉय शुड बी गिवन फेयर वेजेस सो डैट दे कैन हैव अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयज़ जो आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उन्हें हमें फेयर वेजेस पे करनी है, जिससे कि वो लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना जी पाएँ। अच्छा, ये वाले प्रिंसिपल देने की नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए थी क्योंकि कंपनीज जो है अपने यहाँ पर वर्कर्स अपॉइंट कर लेती हैं। 1000 वर्कर हैं, 2000 वर्कर हैं, हमारे पर 5000 वर्कर के रेंज में वर्कर्स काम करते हैं। वो उनको सैलरीज क्या दे रहे हैं? सैलरीज का स्केल देखिए, ये 15 साल पुराने वर्कर हैं, ये 10 साल पुराने हैं, ये 5 साल पुराने हैं, ये बिल्कुल न्यूली अपॉइंट है। न्यूली अपॉइंट वाले को दे रहे हैं 3000 रुपये, यहाँ हो गए 5000, यहाँ हो गए 8000 और यहाँ हो गए 10,000। बस अब सोचिए, जो पर्सन कंपनी में नया आया है और अब वो एक्सपीरियंस ही है, लेकिन आप उसे 3000 रुपये पे कर रहे हो, तो क्या उसके मन में ये नहीं आया कि जिस पर्टिकुलर कंपनी में सामने ऑफिस, इसी ऑफिस के सामने कंपनी है, वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को 15,000 रुपये का पे स्केल दे रही है, 15,000 का। इन तीनों के मन में हमेशा क्या आएगा? 24 आवर। क्या इनका काम करने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। ये तीनों हमेशा ये सोचेंगे सामने वाली कंपनी में वैकेंसी निकले, यहाँ से छोड़ कर जाएँ, हम वहाँ पर जाके जॉब करें। आएगा ना तीनों के मन में? तो वो लोग अपने फुल डेडिकेशन से वर्क कंपनी में कभी भी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए उन्हें टाइम पे अच्छा रेमुनरेशन पे करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल समझने से पहले हम इनका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं एक बार। मीनिंग इज डैट, पहले सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजंस अमंग अथॉरिटी विद सम। मीन्स यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन करना है हमें डिसीजन का। जो हमारे डिसीजन है उसको कंसंट्रेट करना है, उसको एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में पावर देनी है, सिर्फ और सिर्फ वन पर्सन। सेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है, पावर कहाँ पर होती है? सेंटर में होती है। नाम से क्लियर है कि पावर कहाँ होती है? सेंटर में होती है। सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है डिसीजन लेने की। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर सारी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के पास है। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद सम। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीन्स है द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। हमें क्या करना है यहाँ पर? अथॉरिटीज़ का डिस्पर्सल करना है। डिस्पर्सल का मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं? अपनी अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में। इस कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे हमने 11th में 2 तरीके के बिजनेस पढ़े थे। एक तो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और एक था कंपनी जो अभी भी पढ़ रहे हैं। जरा दोनों में एक बार थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या मेन कंसेप्ट है दोनों का। सोल प्रोप्राइटरशिप का मेन कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर का जो बिजनेस है, बिजनेस का ओनर है वो अकेला ही ओनर होता है, अकेला डिसीजन लेने वाला होता है और अकेला ही वहाँ पर प्रॉफिट का सारा हकदार होता है। अकेले की कैपिटल होती है, अकेले के सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट। अकेला ही होता है वहाँ पे अलोन। बाकी उसके अंडर में वो अपनी हेल्प के लिए वहाँ पे पियोन अपॉइंट कर सकता है, एक क्लर्क अपॉइंट कर सकता है, एक वहाँ पे स्वीपर अपॉइंट कर सकता है, वो अकाउंटेंट अपॉइंट कर सकता है। इस तरीके से वो अदर पर्सन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो जैसा बताता है वो लोग वैसे ही काम करते हैं। होल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑनर की होती है। यानी इट मीन्स दैट सारी पावर किसके पास है? ऑनर के पास है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम जो पर्टिकुलर पावर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, डेट इज अ सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन पावर यूज़ होती है, मेथड यूज़ होता है। दूसरी बात करते हैं कंपनी में सबसे ऊपर कौन होते हैं? जनरल मैनेजर होते हैं आपके, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं। क्या ये लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं? नहीं। ये लोग अथॉरिटीज़ किसको देते हैं? जनरल मैनेजर को देते हैं। जनरल मैनेजर अथॉरिटीज़ किसको देते हैं?
डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे देते हैं। सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के पास अपने अपने हिस्से की पूरी अथॉरिटीज़ होती हैं। देन डिपार्टमेंटल मैनेजर किसे अथॉरिटीज़ दे देते हैं, अपने अपने सुपरवाइजर्स को अथॉरिटी दे देते हैं, वो अपने एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स को अथॉरिटी दे देते हैं। फिर नीचे सेल्समैन को अथॉरिटी दे देते हैं, नीचे सेल्समैन होते हैं या परचेस वाले पर्सन हो गए मार्केट में जो बैठे हैं आपके। फिर नीचे वर्कर्स हो गए। इट मीन्स पावर्स जो है बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइडेड है। ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये वर्कर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक पावर डिसाइडेड है 3 या 3rd स्टेजेस तक। इसको हमारा आगे एक नेक्स्ट प्रिंसिपल स्केलेट चैन, उसको हम कल पढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर एक चैन होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, अथॉरिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की चैन है, जिससे हमारी कंपनी में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं कि कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर एक ही पर्सन के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट रहना, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग द डिफरेंट पर्सन्स। अब यहाँ पे फ्योल ने क्या कहा है, फ्योल ये कहना चाहते हैं सिर्फ इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइजेशन से भी नहीं चल सकती। वहाँ पर हम फुल्ली सेंट्रलाइजेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन भी वहाँ पर नहीं चल सकता। कोई भी चीज़ फुल्ली नहीं चल सकती। हमें काम कैसे कराना होता है, पार्शियली होने चाहिए। हाफ सेंट्रलाइजेशन अप्लाई करें और हाफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका, राइट। 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन यही बनता है कि कंपनी में जो हमारा अथॉरिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सेंट्रलाइजेशन वे में होना चाहिए और द डिसेंट्रलाइजेशन वे में होना चाहिए। तो आपको आंसर क्या देना चाहिए, पार्शियली होना चाहिए वो, ना तो फुल्ली। इट शुड नॉट बी फुल्ली सेंट्रलाइज और नॉट फुल्ली डिसेंट्रलाइज। इट शुड बी पार्शियली डिवाइडेड। पार्शियली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें जैसा ज़रूरत लग रही है वहाँ पर वैसा सेंट्रलाइजेशन फॉलो करें, और अगर ज़रूरत नहीं लग रही है तो देन हम वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करें, राइट। ये हमारे 8 प्रिंसिपल हो गए यहाँ पे। 4 लास्ट वीडियो में हो गए थे, 4 अब हो गए। अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट के प्रिंसिपल, बाकी जितने भी प्रिंसिपल बचे हैं बाकी सब वो छोटे ही हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे सबको। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।